नमस्कार मित्रों। आपका कणाद अकेडमी संस्थान में हार्दिक स्वागत है। इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हमारे साथ में सूरज जी उपस्थित हैं, जिन्होंने इस बार की परीक्षा में जेआरएफ उत्तीर्ण किया। पिछले कई साक्षात्कार हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें आपने कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए या उनकी अपनी अपनी जो परेशानियां रही है तैयारी के संदर्भ में, उन सबको आपने जाना। लेकिन हम हर साक्षात्कार जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका प्रयोजन यही है कि हर व्यक्ति की अपनी तैयारी की कुछ स्ट्रेटेजी अलग रहती है, आपकी रणनीतियां हैं, ऐसे ही कुछ परेशानियां, कुछ मजबूती का पाठ। हो सकता है कि सूरज जी के द्वारा कुछ ऐसी बातें आपके सामने प्रस्तुत की जाए जो आपके लिए आवश्यक हो सकती हो, आपके जीवन से संबंधित हो सकती हो। तो उन सभी चीजों को लेके ही आज सूरज जी के साथ हम साक्षात्कार के लिए आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपकी ओर से और एकेडमी की ओर से सूरज जी को काफी बधाई देते धन्यवाद हैं, सर। इस बार आपने जेआरएफ उत्तीर्ण किया। धन्यवाद सर। और सबसे पहले हम सूरज जी का परिचय जानना चाहेंगे। सूरज जी, आप बताएं कि आपका अध्ययन जो है पहले का क्या क्या रहा है, किस तरह की स्थिति रही है। उसके बाद आगे आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। जी सूरज जी। धन्यवाद सर। सर, जो मेरा ग्रेजुएशन है वो हम्म, बीए है शास्त्री से। मैं संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ और जो मेरा सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन का वो ज्योतिष था। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था योग में जयराम संस्कृत महाविद्यालय से। वो 2019 में पास आउट हुआ था। फिर उसके पश्चात मैंने 2 साल की टीचिंग करी है। फिर हम्म, उसके बाद मैं जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए कनाडा अकेडमी को ज्वाइन किया। ठीक है। तो आपने जैसे पहले संस्कृत का विषय आपने बताया, हाँ जी और शास्त्री आपकी संस्कृत में हुई थी, सर। तो संस्कृत विषय को छोड़ के आप योग की तरफ आए, इस रुझान का कारण क्या रहा आपका? सर, रुझान का ऐसा कारण था कि संस्कृत में वो था कि संस्कृत में जो मेरा इंटरेस्ट था हम्म, वो इंटरेस्ट मतलब इतना बन नहीं पा रहा था। ठीक है। तो उस वजह से मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जिसमें मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो मेरा। तो मेरा इस वजह से मैंने योग की तरफ जाना चाहा, क्योंकि उसमें ऐसा था कि उस टाइम का जो समय था 2017-19 का। हम्म, तो उस टाइम रामदेव बाबा, नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा बहुत मतलब मतलब योग को काफी प्रोत्साहित किया गया प्रचार था। प्रसार हुआ इनके जी। द्वारा। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे योग को अपनाना चाहिए। तो जी। उसके पश्चात मैंने योग में आने का सोचा। जी, तो मतलब कुछ चीजें तो आपकी संस्कृत विषय था, तो कुछ चीजें आपकी पढ़ी हुई थी, फिर योग के विषय में आके आपने काफी कुछ अध्ययन किया। तो कुछ बच्चे हैं जो एमए करते करते ही योग की तैयारी कर लेते हैं, तो आपने उस समय पे तैयारी क्यों नहीं की जब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी? सर, उस टाइम इतना मुझे मतलब नेट जेआरएफ की तरफ इतनी उत्सुकता नहीं थी, हम्म, जिज्ञासा नहीं थी। हम्म, क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो था वो प्रैक्टिकल लाइन की तरफ था। जी। मेरे आसन वगैरह, मेरे टीटीसी वगैरह मैंने बहुत दी थी। हम्म, तो उस वजह से मुझे नहीं लगता था कि मुझे नेट जेआरएफ की तैयारी करनी चाहिए। परंतु उसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी आई जिसकी वजह से मैं प्रैक्टिकल लाइन में मतलब बना नहीं रह आगे नहीं पाया। बढ़ पाए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब नेट जेआरएफ की कोचिंग करते हैं, पढ़नी चाहिए। उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने फिर तो आगे एक संपर्क बात किया। मैं आपको और बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि कुछ विद्यार्थियों को ये लगता है कि जो नेट जेआरएफ की परीक्षा है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में ही दी जा सकती है, या कुछ को ऐसा लगता है कि जो लास्ट ईयर है उसमें दी जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ही एमए में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन के साथ ही आप एलिजिबल हैं कि आप नेट जेआरएफ की परीक्षा दे सकते हैं। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। आप अपने लिए भी या आपके जो परिचित में है उनको भी जानकारी दे सकते हैं, जिससे उनका समय बचे जी कि सर। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ में यदि हो सकती है कर नेट जीआरएफ सकते की हैं। तैयारी, तो की जा सकती जी है। सर। तो जिससे जैसी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो, तो पीएचडी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। जी सर, अपेयरिंग तो में कर अभी सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी तैयारी के संदर्भ में यदि बात करें, सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती ही है। जी। एकेडमिक के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताई है। हम आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहेंगे सूरज जी। तो सेकंड पेपर के बारे में पहले बात करें, तो योग में ऐसा कौन सा पार्ट था आपको जो मजबूत था, और कौन सा पार्ट था जो कमजोर था? तो ऐसा पहले बताएं, उसके बाद फिर रणनीति के बारे में जानने की चर्चा करें। जी सर, जो मेरा अगर पॉजिटिव पार्ट लिखेंगे योग सब्जेक्ट में तो पॉजिटिव पार्ट में था मेरे दर्शन। हम्म, दर्शन में भी योग दर्शन। जी। तो उसमें ऐसा था कि योग सूत्र जो थे वो सूत्र मैंने पहले से याद किए थे, उनका अध्ययन किया था। जी। तो फिर अगर आपको योग सूत्र में सूत्र याद है तो काफ़ी आप अपना कवर कर सकते हो। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफ़ी कुछ आप सूत्र के बेसिस पे कवर जी। कर सकते हो। जी। तो योग दर्शन मेरा काफ़ी अच्छा था। उसके बाद आपने जो टीचिंग करी है जी। उसकी वजह से तो और मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। जी। जी। तो तो योग सूत्र के अलावा बाकी जो विषय है योग के नेट में आपका, हाँ वो जी कोई खास इतना पढ़ा हुआ नहीं था आपका? सर, पढ़ा था पर ऐसा था कि जो एमए में पढ़ा था वो उतना अलग ही है। था। वो उतना ही वो था। अलग ही होता है और जो ठीक। यहाँ पे आपको करना होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। ठीक है। तो इस ठीक वजह है। से
तो उस तरीके दायरे में देखें कि योग सूत्र का आपको पाठ तैयार था, हाँ तो जी। थोड़ा उसके बारे में पूछें कि बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं नेट की, जी। योग सूत्र को भी तैयार करते हैं, तो उसको वो फैक्ट के रूप में देखते हैं, हाँ जी। सारी चीजें याद करने की कोशिश करते हैं। या योग सूत्र के अलावा भी बहुत सारा विषय है योग का, उसको भी याद करने की कोशिश हाँ करते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि योग का जितना भी सब्जेक्ट है उसको याद करके ही तैयार किया जा सकता है या समझ के भी किया जा सकता है उसको? सर अगर मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग बताऊँ, अपना थॉट प्रोसेस बताऊँ, तो मेरा ऐसा था कि मैंने आपको शुरू में कहा था, एडमिशन लेते ही कहा था कि सर मैं यहाँ पे शून्य से स्टार्ट करने आया हूँ जी। और मैं यहाँ पे सिर्फ नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं नॉलेज को गेन करने के लिए आया हूँ। जी। तो इतना कुछ मैंने आपको कहा था और उसी बेसिस को लेके मैं चल रहा था कि नॉलेज मुझे इन्हेंस करनी है अपनी, हम्म। क्योंकि आगे चल के आपको सिर्फ नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, आगे जाके आपको नेट जेआरएफ होगा, उसके बाद आपने एडमिशन लेना है पीएचडी में, उसके बाद आपने पढ़ाना है। हम्म। तो पढ़ाने में जब आपने चीज़ें समझ ही नहीं रखी हैं तो उसके बाद आप पढ़ाओगे कैसे? मतलब दूर की योजना को लेकर चल रहे थे कि जी। नेट जेआरएफ तो हो ही जाए, हाँ जी। साथ में फिर जो पीएचडी के बारे में तैयारी है या आगे जो पढ़ाना है आपको, हाँ उन जी। सब की तैयारी आपकी साथ साथ जी होती सर। चले। लेकिन चलो उस पार्ट को भी हटा दें, हाँ जी। उस पार्ट को भी कि आगे का जो पार्ट होगा जो होगा, अगर केवल इस परीक्षा तक ही फोकस करें तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि केवल रट रट के ही उसको किया जा सकता है। तो रटने में एक तो सामर्थ्य काफी यूज होता ही है, बहुत सारा विषय रटने का, तो मिक्स भी होने की संभावना रहती है। तो क्या रट रटने वाला पार्ट एक रणनीति ये हो गई, और एक रणनीति ये हो गई कि जितना कुछ समझा जा सकता उतना समझ ले, हाँ जी। उसको ना रटे। और जो बाकी का पार्ट है जहाँ पे समझना कठिन है या कुछ लाभ आदि है, उनको रट ले। तो कौन सी रणनीति आपकी दृष्टि से अच्छी रहेगी? सर व्यक्तिगत राय तो मेरी यही है कि समझ के अगर किया जाए तो अच्छा है, जितना अधिक से अधिक हो जितना सकता है। समझ के कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो समझने वाले सब्जेक्ट थे उनको समझ के तो किया किया है, जो फैक्ट्स वाले सब्जेक्ट जैसे घिरण संहिता हो गई, सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी हो गई, इन सब्जेक्ट्स को भी मैंने समझ के पढ़ने का ट्राई किया ताकि मैं जितना समझूंगा उतना मैं ज़्यादा उसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक अगर मैं बात है। सिर्फ फैक्ट्स को क्रैम करूंगा, उन्हें याद करने का ट्राई करूंगा, तो मेरे को कुछ काम नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं मैं उन्हें भूल जाऊंगा। ठीक पर अगर बात मैं है। समझ के करता हूँ तो समझ के थोड़ा आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और वो देर तक टिका रहता है, जी तो इस जी। वजह से मतलब यह समझने के साथ साथ में थोड़ा फिर बहुत थोड़ा बहुत जो बचता है आपका जी पार्ट, सर उसको आप याद कर याद सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का जो विषय है योग के अंदर, हठ योग का, काफी जी सारे फैक्ट्स होते ही हैं। आपने तो आपने कुछ बताया कि कुछ समझा आपने, हाँ जी। और बाकी जो पार्ट था याद करने का प्रयास किया। हाँ जी। तो कोई रणनीति आप बता सकते हैं आपकी कि आपने किस प्रकार से उनको याद किया, कि बच्चों को काफी परेशानी होती है याद करने में, तो आपने क्या रणनीति उसमें अपनाई याद करने की? सर घेरण संहिता हो गया, हठयोग के जितने सब्जेक्ट हो गए उसमें आपको याद करना होता है, ये तो बात सही है सर। और हम्म। समझने वाली बात जो मैंने आपको कही कि मैं समझ के करा था। हम्म। बाकी अगर याद करने के लिए मैंने ट्रिक्स वगैरह बहुत बनाई हम्म। थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ईजिली याद नहीं होंगी, हम्म। तो उनको याद करने के लिए आपको ट्रिक्स बनानी ही पड़ेंगी। हम्म। तो मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे मतलब याद भी कराया जाता है, फैक्ट्स को याद कराया जाता है, जी। तो उस वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई। और बाकी जहाँ पे फैक्ट्स को याद करने के लिए ट्रिक्स वगैरह नहीं थी, वहाँ पे मैंने खुद से खुद ट्राई से करी। ट्रिक्स बनाई। तो जैसे घिरण संहिता में पथ्य पत्ते का वो आता है, चैप्टर आता है, वहाँ पे हम्म। प्रसंग आता है, तो बहुत हार्ड है घिरण संहिता में। जी, तो उस काफी सारे दिए हैं हाँ जी, पत्ते वहाँ पे पत्ते। बहुत सारे हैं, तो वहाँ जी। पे मैंने बहुत ट्रिक्स बनाई थी। जैसे एक ट्रिक मुझे अभी याद आती है कि एला जाति के लोगों ने हम्म। लंबे होने के लिए खजूर के फल खाए, तो उससे अच्छा। सारी ट्रिक्स मतलब पूरी मेरी मैच होती है। हम्म। और इजीली मतलब ट्रिक भी ऐसी बनानी रुचिकर है, रहती है रुचिकर और होनी लंबे चाहिए। समय तक याद जी सर, रहती है। रुचिकर होनी चाहिए, अगर हम्म। आप खुद बनाते हो ज़्यादा देर तक टिकी रहती है। तो ये सारा जो फैक्ट था आपने ऐसे ही कवर किया या कुछ और भी कुछ मेथड अपनाया आपने? सर एक तो ये ट्रिक्स का हो गया, और हम्म। सेकंड हो गया लिख के याद करना। मेरा ठीक है। आदत है कि मैं लिख के अगर करूँगा जी। तो वो ज़्यादा देर तक मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना रहता है, तो लेकिन मैं समय लिख। तो ज्यादा लगता है उसमें। हाँ जी सर। जैसे मेरी समय। बुक भी आप देखेंगे सर, हम्म। अकेडमी की बुक, उसमें भी अगर आप खोलेंगे तो उसमें पूरा मैंने पेज ऊपर से लगा रखे हैं ताकि वो ईजी हो आपकी तो। नोट्स की तो काफी प्रशंसा है। आपको श्रोताओं को भी बताएं कि सूरज जी तो बहुत गहराई से पढ़ते हैं चीजों को, क्योंकि मैंने इनके साथ में वो समझने वाला पार्ट आपके साथ रखा। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो समझने वाला पार्ट है आपका, वो बहुत मुख्य है, और सूरज जी ने उस बात को बहुत अच्छे से तैयार किया। आप इनके कभी नोट्स देखेंगे कि इन्हें बीच बीच में बहुत सुंदर, बहुत अच्छी राइटिंग के अंदर जो नोट्स थे, अलग से, जो परीक्षा से भी अलग थे कुछ चीजें गहराई से, उनको उन्होंने संयोजित किया हुआ बुक के साथ साथ में। तो बहुत बढ़िया था। काफी लोगों ने सर प्रशंसा भी की उस चीज की। क्या और भी कोई ट्रिक आपको ध्यान आ रही है जिसको याद करने में हमें सहायता मिल सकती है श्रोताओं को? यस सर, जैसे आपने जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ाया है, हम्म। उस टॉपिक को घर में जाना है, मैंने उस टॉपिक को पूरा रीड करना है। हम्म। मैम ने मुझे सजेशन किया था कि हम्म। आपको, क्योंकि मेरा घर का जो यहाँ से दूरी है वो काफ़ी दूरी है, जी। मुझे आने में 45 मिनट और जाने में 45 मिनट लगते हैं। जी।
तो उस टाइम का मेरा जो टाइम था वो व्यर्थ जाता था। तो मैंने सोचा कि इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, तो मैंने जितने भी थे जो आपने पढ़ाया मुझे यहाँ पे घर में जाके मैं उसे रिकॉर्ड करता था हम्म। और आते जाते वक्त मैं उसे सुना करता था। अच्छा, तो उससे रिकॉर्ड कर काफ़ी, लेते हाँ थे, जी सर, ठीक है। उससे ये भी एक काफ़ी, अच्छा उपाय है आपका कि जो फैक्ट्स हैं आपके, उन फैक्ट्स को आप रिकॉर्ड कर हाँ सकते जी हो सर, अपनी साउंड में। रिकॉर्ड करके वो बहुत सारा जो फैक्ट था आपको छोटा सा हो जाता है, फिर चलते फिरते हाँ जी फिजिकल सर। वर्क में आप उसको रिवाइज कर सकते हो। बिल्कुल सही बात और है। सर उसमें रिकॉर्डिंग में भी ऐसा था कि जैसे एकेडमी की बुक है, तो एकेडमी की बुक में मैंने ऐसे किया था कि पूरा फैक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया था, हम्म। सिर्फ हेडिंग टू हेडिंग। हेडिंग थी, एक हेडिंग को मैंने बोला, हम्म। फिर उसके बाद में टाइम दिया कुछ, हम्म। ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। अच्छा, फिर, खुद रिकॉल कर हाँ जी सको सर, उसको, हाँ जी, ठीक है, उतना हाँ। थोड़ा टाइम अंतराल दिया, हम्म। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग बोली, फिर हम्म। उसके लिए टाइम गैप, फिर हम्म। ऐसी हेडिंग कर करके मैंने पूरा प्रिपेयर बिल्कुल। किया था वो। आप इस बात को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे सूरज जी ने बताया कि आप पूरा विषय ना बोल के आप शॉर्ट नोट्स रूप में जैसे लिखित नोट्स बनाते हैं, तो वैसे ही आपने ओरली बना रखे थे। उसमें बीच में गैप भी दिया था, जिससे बीच का पार्ट आप रिकॉल कर कर सके, सकें। और सर चार्ट भी बनाया था चार्ट भी मैंने, बनाया हेडिंग्स का था, चार्ट भी बनाया था जो फर्स्ट अलग यूनिट से की, मतलब कंपैरेटिव रूप में, हाँ जी जैसे सर, योग उपनिषद है तो 8 की 8 का चार्ट बना हाँ लिया जी सर, आपने। हाँ जी। जो ठीक है। फर्स्ट यूनिट थी मेरी पूरी चार्ट में थी, मैंने पूरे पेज जोड़ जोड़ के चार्ट बनाया था पूरा, हम्म। और उसमें सारी हेडिंग्स लिखी थी और उसके थ्रू मैं रिवीजन चलाता था। हम्म। तो मेरा ऐसा हो गया था पूरी, एक तो मेरी माइंड मैपिंग भी उससे बन गई थी कि हम्म। कहाँ पे क्या चीज़ है, हम्म। और सेकंड, हेडिंग्स वगैरह अगर आपके पास होती तो आप बाद में कंफ्यूज नहीं होते हो कि इसमें ठीक ये था बात है, उसमें वो था, ठीक तो वो बात है, इजीली पता कंपैरिजन चलता था। अच्छा रहता है। हाँ जी सर। जैसे फैक्ट इतना सारा है आपका योग के अंदर, हठ योग का है, योग दर्शन का है, उपनिषदों का है, और हमें ये भी देखते हैं कि बार बार रिवीजन करना होता है। जी पहले सर। के भी श्रोताओं ने, विद्यार्थियों ने यही कहा था। तो इतना सारा विषय कैसे हम रिवाइज कर पाए? क्या डेली रिवाइज करने की आवश्यकता है, या बीच में गैप देके करें, या आप कैसे मैनेज करते थे? सर रिवीजन का ऐसा, जैसा आपने कहा था कि एक बार जब आपने यहाँ से गए तो हम्म। जाते ही देखना है, हम्म। फिर सोने से पहले देखना है, हम्म। सुबह देखना है और आने से पहले देखना है। हम्म। इतना तो, सही बताऊँ तो इतना तो मेरे से हो नहीं पाया था, हम्म। पर मैं ऐसा होता था कि 2 बार तो ज़रूर देखता था। ठीक है। फिर ऐसे मैं 1 हफ्ते का मैं पूरा टाइम मैप लेके चलता था। हम्म। तो पहले जैसे शुरुआती दिन है तो हम्म। उस टाइम ज़्यादा रिवीजन, फिर हम्म। जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया रिवीजन कम करता गया मैं। तो ठीक है। ऐसे कर कर के और धीरे-धीरे मतलब करके, जो नया पार्ट है उसको आपने कई बार रिवाइज हाँ दिया, जी, फिर धीरे धीरे पुराने वाले को रिवीजन कम देते कम गए, नए वाले को करते रहे। जाता तो जाता ऐसा था। होता है कि रिवीजन करते रहने से जो स्पीड है बढ़ जाती है रिवीजन की। जी सर, बिल्कुल। जो पार्ट आप 1 घंटे में रिवाइज कर रहे हो, हाँ जी वो सर। धीरे धीरे आपका 5 मिनट में, 2 मिनट में भी रिवाइज हो सकता जी है। सर, जैसे मैंने कहा था कि हेडिंग के थ्रू मैं पूरी रिवीजन करता था, तो आते हम्म। जाते में मेरे पूरी फर्स्ट यूनिट रिवाइज हो अच्छा, जाती रिवाइज थी, हो जाती हो है, जाती फर्स्ट थी। मिनट काफी बड़ा पार्ट है, हाँ जी, आप पूरा फर्स्ट यूनिट। रिवाइज कर लेते थे। तो शुरू में तो पहले सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन ऐसे कर करके एक एक हो पाता था। हाँ। फिर धीरे धीरे करके जब स्पीड बढ़ी तो हम्म। पूरी फर्स्ट यूनिट हो जाती थी मेरी। मतलब 10-15 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाता था? नहीं सर, 45 पैंतालीस मिनट मिनट आने में माने? और अच्छा, आपको 45, 45 मिनट्स आने में लग जाते थे, हाँ। ठीक। और अब ये तो चलो रिवीजन का काफी बच्चों ने बताया ही था पहले की भी। अगर हम क्लास में बात करें कि व्यक्ति जब क्लास में पढ़ने के लिए बैठता है, या मान लीजिए खुद भी पढ़ने के लिए बैठता है, तो उस समय क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कि आज कुछ पार्ट आपने तैयार किया, 1 घंटे में, 2 घंटे में तैयार किया, तो उसको तैयार करने के समय की क्या मानसिकता होनी चाहिए? किस प्रकार से पढ़े उन चीजों को, पहला पार्ट। या मान लो क्लास में बैठा, तो क्लास में किस प्रकार की अवेयरनेस होनी चाहिए, और क्लास के बाद में फिर किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? सर क्लास अगर में, पूरे दिन की इस प्रकार की स्ट्रेटेजी की चर्चा करें, तो क्या आपको लगता है ठीक रहेगा उसमें? सर स्ट्रेटजी में सबसे बढ़िया तो ये है कि ऐसा हो नहीं पाता है, परंतु अगर कोई ट्राई करे हम्म। कि जैसे आपने क्या पढ़ना है आज, हम्म। आपको पता है कि क्या पढ़ना है आज, अगर ठीक है। उसका पहले से आप देख के जाते हो ठीक है। और फिर उसको आप पढ़ते हो तो ज़्यादा देर तक आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, और ठीक है। उसके बाद अगर दोबारा जाके भी रिवीजन करते हो तो वो हम्म। एकदम पक्का हो जाता है। हम्म। तो अगर ये ट्राई अगर आप करें तो इससे काफ़ी बेनिफिशियल है सर। मतलब जो भी आपको पढ़ना है, यदि जी क्लास सर। के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो पहले से थोड़ा सा हाँ पढ़ जी। के जाएं। जी सर। यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसको फिर पहले फोकस करके कि जी। क्या पढ़ना है, हल्का बहुत पढ़ो, हाँ जी। उसके बाद उसको थोरोली पढ़ जी सकते हो। ठीक सर। है। और फिर क्लास में, बाद में फिर रिवीजन करते जी रहो सर, उसकी। ठीक है। और क्लास में सर, क्लास में ऐसा था कि डिस्कशन बहुत चलता था, हम्म। क्वेश्चंस पूछना एक दूसरे से। हम्म। मैं मतलब पूछा करता था एक दूसरे से कि फर्स्ट यूनिट में क्या है, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, मैं पूरा पूछा अब वो करता था। बताया था धर्मा जी आदि ने, आप लोग डिस्कशन करते रहते थे हाँ सब जी। बैठ के, हाँ हाँ जी सर। बिल्कुल, ये सब वो डिस्कशन वाले ही हैं सभी, हाँ जी आप सर। पहचान लो इनको सबको। और उसमें ऐसा भी था कि पढ़ाना भी होता था एक दूसरे को, कहीं पे कुछ हम्म। समझ में नहीं आता उसको पढ़ाना। जैसे सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद आता है, बहुत चीज़ें होती हैं, उन्हें समझाना, उससे समझाना ऐसा होता है कि जो समझाने वाला है उससे भी याद होता है, और जो हम्म। सामने जिसको सुन रहा क्लियर उसका नहीं भी था रिवीजन हो उसका भी जाता रिवीजन हो है। जाता है सर। तो इससे लगता है कि काफी कुछ पार्ट आपको इजीली हो गया था। तो योग में ऐसा लगा पार्ट आपको जो बहुत कठिन लगता हो, सर जिसमें कठिन, आपको मतलब समय लगा, दिक्कत हुई? सर योग में जैसे सबसे नया था मेरे लिए योग के अनुप्रयोग, ठीक है। अध्यापन विधियाँ हो गया, जी। 7th 8th यूनिट होगी, 9th यूनिट, ये जो थी यूनिट्स इसमें काफ़ी मतलब
नया था, क्योंकि एमए में ये पढ़ने को नहीं मिलता है। ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ नया लगा, तो इस वजह से उसमें थोड़ी मुझे दिक्कत हुई, परंतु वो दिक्कत भी दूर की जा सकती है अगर आप उसे पढ़ते हो तो सर। मेहनत करते हैं। और जी सर। एनाटॉमी आदि का पार्ट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। सर एनाटॉमी तो मेरी फेवरेट थी एमए अच्छा, में। पहले से अच्छे हाँ से जी पढ़ा सर। हुआ था हाँ जी आपने। सर। कुछ लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम हुई हिंदी इंग्लिश को लेके? नहीं सर, जैसे मैंने कहा कि संस्कृत में मैं था, संस्कृत में इतना इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मेरा जो वातावरण था वो संस्कृत वाला नहीं था, मतलब आसपास का इंग्लिश का ही था। इंग्लिश वाला वातावरण था, और हम्म, इंग्लिश में मेरा मतलब ठीक इंटरेस्ट भी है। थोड़ा था। जी जी। तो उस वजह से, क्योंकि और ऊपर से टीटीसी वगैरह भी बहुत दिए हैं, उसमें आपको हम्म, इंग्लिश करनी पड़ती है। ठीक बात तो है। इस वजह से मुझे कोई दिक्कत इंग्लिश में नहीं हुई, परंतु जब याद करने की बात आती है, या हम्म, सब्जेक्ट्स में, जैसे रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, हाँ। इनमें आपको इंग्लिश ही करनी होती है। जी। तो वहाँ पे आप याद करने के टाइम पे इंग्लिश का सेंटेंस जो होते हैं, हम्म, वो याद करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम का है, संस्कृत मीडियम का है। तो हम्म, हमने आज तक वैसे याद किया था, तो इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें याद करने में थोड़ी दिक्कत दिक्कत होती हुई। थी, लेकिन योग वाले पार्ट में आपको ऐसी कोई जी खास सर। दिक्कत नहीं? नहीं सर। तो कोई यूनिट आपको ऐसी नहीं लगी जिसमें कोई दिक्कत हुई हो? तो ठीक ठीक चल गया सब? वो 7th 8th यूनिट मतलब हाँ, अध्यापन वो तो में वीक छोटा था। सा पार्ट था, हाँ कुछ जी ज्यादा सर। नहीं था, बाकी सब आपका स्मूथली चलता हाँ जी रहा। सर। हाँ जी। ठीक है। चलो अभी फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करें। जी सर। फर्स्ट पेपर का कौन सा, जैसे 10 यूनिट्स हैं आपकी, टीचिंग रिसर्च आदि सब करके, तो कोई पार्ट ऐसा था जो आपको पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ था, या सारा का सारा पार्ट आपने बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया था? सर फर्स्ट पेपर में रिसर्च रिसर्च जो था वो मैंने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा था। ठीक है। एमए में क्योंकि वो सब्जेक्ट आता है, तो इस वजह से मैंने पढ़ा था। हम्म, बाकी टीचिंग है, टीचिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा था, परंतु जो यहाँ पे पढ़ाया गया था वो बिल्कुल अलग था। हम्म, यहाँ पे पूरा जो आपको पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है कि एमए से ज़्यादा पढ़ाई मैंने यहाँ पे करी है, जी और वो यूज़फुल भी है आपको आगे पढ़ाने के लिए। जी। तो फर्स्ट पेपर में मेरा रिसर्च का जो था वो पहले से तैयार था थोड़ा बहुत, हम्म, बाकी सारा यही बाकी हुआ है सर। क्योंकि ये दिक्कत इसलिए रहती है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये जो 10 यूनिट्स है फर्स्ट पेपर की, योग वाला तो अपना सब्जेक्ट है, कर ही जी लेते हैं सर। लगभग लगभग कुछ थोड़ा बहुत। फर्स्ट पेपर में जो विषय है वो बहुत सारे बच्चों के लिए पहले पढ़ा हुआ नहीं हाँ होता, जी। तो उनके अंदर ये इन्फीरियोरिटी लगती है कि सारा का सारा विषय दोबारा से पढ़ना है, मतलब शुरू से पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे जो पहले से पढ़े हुए हैं, तो उनसे हम कैसे compete कर पाएंगे या हम कैसे तैयार कर पाएंगे? तो क्या आपको भी ऐसी कठिनाई हुई कि सारा ही विषय लगभग लगभग आपने पढ़ा, शुरुआत की उसके अंदर, तो तैयारी करने में कोई दिक्कत हुई या लगभग ठीक ही चलता रहा? नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई पहले से विषय पढ़ा है हम्म, और उसको दोबारा पढ़ रहे हो, तो उसे याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। जो पहले की जो चीजें हाँ वो जी, उसके साथ क्लैश मैच करती हैं। क्लैश करती हैं। हम्म, अगर आप शून्य से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आप हम्म, जो पढ़ रहे हो, और हम्म। अगर आपसे पढ़ रहे हैं, अकेडमी से पढ़ रहे हैं, तो और इजी हो जाता है कि आपको क्या है, जो शून्य से स्टार्ट कर रहे हो वो इफेक्टिव हो पाता है। लेकिन वो तब होगा जब आप अच्छे से डेडिकेशन के हाँ साथ जी पढ़ सर। रहे हो, वो नहीं तो फिर डेडिकेशन। वो थोड़ा थोड़ा कम ही संस्कार बनते हाँ हैं। जी सर। तो अगर हम बात करें डीआई की, मैथ की, रीजनिंग की, तो आपका क्या उसका, मैथ का आपका पहले से बैकग्राउंड था या नहीं था? नहीं सर। नहीं था, तो मेरा जो काफी दिक्कत हुई या फिर ठीक ठीक चलता रहा? सर, दिक्कत शुरू में हुई थी मैथ को लेके। हम्म, बाकी डीआई में इतनी दिक्कत नहीं है, डीआई में जो आपने समझाया था वो बिल्कुल वैसे वैसे मैंने किया, हम्म, और समझ के आधार पे पूरा डीआई मैंने किया है। हम्म, तो बस दिक्कत ये होती थी, मेरे को टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती थी पेपर ठीक में, है। मेरी भी डीआई अगर गलत हुई है थोड़ी बहुत, तो उसी वजह से हुई है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट दिक्कत टाइम आ गई, मैनेजमेंट की बाकी दिक्कत थी। कॉन्सेप्ट आदि में कोई हाँ दिक्कत जी नहीं सर। थी, कैलकुलेट कर सकते जी थे। सर। वो ठीक है। वो कैलकुलेशन जो आपने मुझे कराई है वो अभी तक मैं मतलब यूज़फुल है मेरे लिए। अभी जी, मैं अगर कैलकुलेशन करता हूँ उसी के बेसिस पे उसी करता के हूँ, आधार और पे इजीली करते हैं। होती है सर वो। बिल्कुल। तो डीआई में मतलब आपने प्रैक्टिस कैसे कैसे की, जैसे क्लास में चल रहा था उसके अलग से कोई आपने अभ्यास किया? नहीं सर, डीआई का जैसा आपने कहा था, डीआई के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको डायरेक्ट आते हैं, और हम्म, डायरेक्ट उसे आप सही कर सकते हो। हम्म, तो उसमें अगर आप करते हो तो 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। हम्म, तो उस वजह से मैं जो प्रैक्टिस थी वो प्रैक्टिस मैंने काफ़ी की थी। हम्म। और सर बस। इतना ही है। जैसे मान लो डीआई के संदर्भ में कुछ बच्चों की दिक्कतें मैं आपके सामने रखता हूँ, शायद आप उसका सुझाव बता पाए। वो सारे बच्चे डीआई की प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले दिन प्रैक्टिस की, कोई खास नहीं आ पाया, तो वो नहीं आने के कारण से उनके मन में एक पार्ट आता है कि इसको छोड़ दो। जी तो सर। उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि उनकी क्या कमियां रही जिनके कारण नहीं आया, या उनको क्या मानसिकता रखनी चाहिए कि जिससे वो डीआई को सीख ले? सर जैसा आपने कहा था कि कोई भी विषय कठिन नहीं होता, नया हम्म, ही होता है, तो हम्म, वही अगर कॉन्सेप्ट को आप लेके चलोगे, जी। मैंने भी उसी कॉन्सेप्ट को लेके चला था हम्म, डीआई में। तो मुझे लग रहा था शुरू में कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो अपना वो था बैकग्राउंड था वो मैथ का नहीं था। जी। परंतु जब मैंने किया तो डीआई मुझे बहुत इजी लगी थी। हम्म, तो डीआई के बाद फिर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो हम्म, बस आपको ये सोचना है कि आप भी कर सकते हो, हम्म। डिमोटिवेट नहीं होना है, और आपको करने का प्रयास मतलब करना है। कॉन्फिडेंस बना के रखना बना है, के रखना है पहले सर। दिन से थोड़ा भी आए, हाँ जी लेकिन सर। कॉन्फिडेंस लो नहीं करना नहीं है, करना है धीरे सर। धीरे जितना भी पार्ट आपको अवश्य आ ही जाए। जी सर। तो मैथ के अंदर भी कुछ ऐसी स्थितियां रही? सर मैथ में दिक्कत हुई थी। मैथ में दिक्कत हुई मैथ थी? में दिक्कत ये हुई थी कि मैंने आपको आखिरी में कहा था कि सर मैं नहीं कर रहा हूँ, हम्म, मैथ मैं छोड़ रहा हूँ। हम्म,
क्योंकि उसकी वजह से मेरी और चीज़ें भी जो करनी थी वो छूट रही थी, उसमें मेरा पूरा ध्यान क्योंकि मैथ की तरफ जा रहा था, तो वो मुझे इफेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं। मेरी जो दूसरी तैयारी थी सेकंड पेपर की, बाकी फर्स्ट पेपर में अलग सब्जेक्ट की, हम्म। उसमें इफेक्ट हो रहा था, इफेक्ट पड़ रहा था, प्रभाव पड़ तो रहा क्या था। कठिन लगा आपको मैथ डीआई से, या कुछ समय नहीं दे पा रहे थे इसलिए दिक्कत थी? सर समय नहीं दे पा रहा था और ऊपर से कठिन भी लगा था कठिन डीआई भी से। लगा था, डीआई से कठिन हाँ लगा जी सर। था। अच्छा। जहाँ पे सर क्या बोलते हैं, नंबर्स जब तक चल रहे हो ठीक है, हम्म। जैसे उसमें अल्फाबेट्स आते हैं वहाँ पे दिमाग खराब होता है सर। अच्छा, तो कुछ सुझाव दे पाएंगे आप बच्चों को कि हाँ कैसे कैसे डील किया जा सकता है उनको? फिर भी सर जो एज एज वाले क्वेश्चन थे हम्म। वो भी मैंने कर करके, जैसे पूछना था, अपूर्वा जी हो गई, सौरभ जी हम्म। हो गई, इनसे बातचीत करके, उनसे समझ के, हम्म। उनके आधार पर मैंने बहुत मतलब ठीक कर लिया था। हम्म। तो वो ठीक हो गया था सर, तो एज। मतलब मैथ आपका ठीक ठाक था, हाँ जी ठीक मतलब ठाक ज्यादा था। आप समय उस पे नहीं जी। देना चाहते थे हाँ क्योंकि जी आपको सर। दिक्कत हो रही हाँ जी सर। थी। रीजनिंग लगभग ठीक ही होगी, रीजनिंग रीजनिंग इतनी सर। कठिन नहीं हाँ रहता जी है। सर, रीजनिंग बढ़िया और थी। जो पार्ट थे आपके, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, टीचिंग रिसर्च आदि है, उसमें कैसे कैसे तैयारी रही? सर उसमें वही था, रिवीजन का था। और रिवीजन और ऊपर से अलग सोर्सेस, जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं अलग अलग सोर्सेस से करता था, ताकि वो क्या है, अलग अलग डायमेंशन से अगर करोगे आप तो जो समझ जित अच्छी बनती हाँ है, जी समझ समझ अच्छी अच्छी बनती है। तो बनती उस है। वजह से मैंने बहुत सारे डायमेंशंस के थ्रू आप अपनी तैयारी की थी सर। तैयारी की थी। तो काफ़ी अच्छा था चलो, सर। तैयारी का तो मुझे आपका लग गया कि बच्चों को भी पता लग गया होगा कि कैसे कैसे करना चाहिए। क्या अब पेपर की जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, हाँ जी खासकर फर्स्ट पेपर के संदर्भ में बात करें, तो आपको कितना पार्ट लगता है कि एक बच्चा ऐसा है जिसने केवल तैयारी की हुई है, पढ़ा हुआ मैटर, और एक ऐसा है जिसने पढ़ा भी हुआ है और साथ में प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स उनकी प्रैक्टिस की हुई है? तो आपकी दृष्टि से कितना महत्व है प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस का? सर, इसका एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ। जी। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत कम लगाए हैं, बहुत कम। हम्म। और जिन्होंने लगाया उसका एग्जाम्पल धर्मा जी हैं। धर्मा जी है। उन्होंने बहुत सारा तो एग्जाम्पल। आपके कितने मार्क्स रहे फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट पेपर में सर मेरे 29 थे। 29 ट्वेंटी थे, नाइन क्वेश्चन धर्मा थे। जी के 38 थे। हाँ जी। तो 9 का अंतर तो आ ही 9 गया। का अंतर, वही जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर लगाने का। का, यही हाँ, अंतर आप कह सकते तो हो। कह सकते हैं मतलब 5-7 क्वेश्चन, मतलब नॉलेज है, हाँ जी लेकिन सर। नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है वो अप्लाई तो करना, प्रैक्टिस से पता लगेगा। वही सर। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हमें वो भी ठीक हो सकते हैं जो सही सही नहीं भी आते। हाँ जी तो सर। प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट आदि ये सब चीजें आती हैं। जी सर। ठीक बात है। अब आपके अपने जीवन के पार्ट में पूछें कि आपने तैयारी जैसे की, सबकी तैयारी स्मूथली नहीं चलती, जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कोई बीमारियां हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, जिसके कारण से बच्चे कहीं ना कहीं ये तो हतोत्साहित हो जाते हैं, ये तैयारी छोड़। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि तो पर्सनल जो जीवन की समस्याएं हैं, जो फैमिली के संबंध में हो, आपके संबंध में हो, जिसके कारण से बच्चे, काफी कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो तैयारी तो अच्छे से कर नहीं पाते, जी या सर। करते भी हैं तो थोड़ा बहुत करके उसको छोड़ देते हैं। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसी कुछ परेशानियां रही, और उस परेशानी को फिर कैसे कैसे आपने डील किया जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, उसके बारे में और बताएं। सर परेशानी की बात ऐसी है कि परेशानी तो थी, और जो परेशानी आई थी वो मेरे आखिरी के टाइम पे, आखिरी के 2 महीने में हुई थी। मतलब परीक्षा से 2 महीने पहले का हाँ जी। पार्ट जो होता 2 महीने पूर्व में वो परेशानी आई थी, घर की परेशानी थी और थोड़ी बहुत बाहर की परेशानी भी थी। है। जी। तो उस वजह से बहुत मतलब मेरी जो तैयारी थी उसमें बहुत रुकावट आई थी, जी। और काफ़ी प्रभाव पड़ा था उसके ऊपर। जो मेरा लास्ट के जो चैप्टर थे, जो यहाँ पे तैयारी हुई थी, हम्म। इन्वायरमेंट हो गया, हम्म। और जितने भी लास्ट में मतलब जो जितने भी सब्जेक्ट चल रहे थे यहाँ पे, वो सारे छूट गए थे मेरे। जी। उनका ना रिवीजन हो पाया, ना कुछ हो पाया। तो मैंने फिर मोटिवेशन के लिए एक वाक्य था, उस वाक्य को बार बार दोहराता था मैं, कि यदि आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। तो ठीक ये बात है। मोटिवेशन के लिए मेरा एक मोटिवेशन का फैक्टर था, कि यदि जी। आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। तो इस वजह से मैं बार बार मोटिवेट होता था, हम्म। और ये सोचता था कि जितनी तैयारी है, अगर उतनी भी मैं उसकी प्रैक्टिस अगर मैं करता रहा तो हम्म। काफ़ी सफिशिएंट है। काफी कर जी पाओगे, सर। तो उससे थोड़ा थोड़ा बहुत जितना भी आपको समय लगता था आप करते हाँ रहते जी थे। सर। तो ऐसा हुआ कि लास्ट के टाइम पे आप पहले का जो पार्ट था उसको आप रिवाइज नहीं कर पाए थे रिवाइज? सर रिवीजन भी नहीं चल पाया था ठीक से। उतना नहीं हो पाया था, नहीं अच्छा। हुआ पाया था। तो मोटा मोटा ही पढ़ पाए थे, शायद जी। करते तो शायद और अच्छे हाँ जी आप सर। मार्क्स ला हाँ जी सकते सर। थे। ठीक बात है। उस मतलब उस परिस्थिति की वजह से जो पिछला था भी, वो भी हम्म। सर वैसा हो रहा था कि उसमें भी इफेक्ट पड़ रहा था, प्रभाव पड़ रहा था, वो भी धीरे धीरे करके निकलता जा रहा कमजोर था। हो रहा था वो भी। और एक टाइम ये भी था कि नवंबर से स्टार्ट हुआ था और हम्म। पेपर में बहुत टाइम हो गया था। जी। और इस वजह से भी मतलब वो होता है ना सर, जब टाइम अंतराल ज़्यादा होता है आपके पास, तो हम्म। आपको आपके माइंड में रहता है कि टाइम बहुत है, है, धीरे धीरे कर लेंगे, धीरे 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 कर धीरे कर लेंगे। लेंगे, इस तो तरह इस का वजह से, पार्ट है। क्योंकि शुरू का जो मेरा था, वो शुरू के उसमें बहुत इंटरेस्ट भी हाई पीक में था। बिल्कुल। और अगर शुरू के 3 महीने में अगर ये एग्जाम होता, तो हम्म। शुरू शुरू में तो मैं ऐसे लेके चला था कि रैंक के बेसिस में, बिल्कुल। कि बिल्कुल। रैंक आएगी। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया, ऊपर से सिचुएशन ऐसी बनती गई, तो फिर मतलब वो जो रैंक वाला सपना था वो धीरे धीरे करके नीचे होता गया। क्योंकि आप उतना समय नहीं दे हाँ पाए जी थे। सर। आप लोगों को भी बताएं कि सूरज जी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा था तो जितने भी सैद्धांतिक विषय थे, दर्शन का या कोई भी पार्ट, जब तक ये अच्छे से पढ़ रहे थे,
बहुत गहराई से पढ़ रहे थे, मतलब बहुत गहराई से। मैंने भी जितने बच्चे पढ़ाए हैं उनमें से अच्छे, मतलब बहुत अच्छे मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी। तो आप प्रेरणा ले सकते हैं कि इन्होंने जितने भी समय मिला उस समय में पूर्ण पुरुषार्थ किया। जहाँ पूरा समय दे सकते तो पूरा समय दिया, जहाँ कठिनाई आई तब भी हार नहीं मानी, तब भी समय देते ही रहे। तो इस तरह से इनकी तैयारी रही। अब मैं अपने श्रोताओं के लिए जो भी सुन रहे हैं, तो कुछ आप ऐसे पाठ तैयारी के संदर्भ में आप बताना चाहें। काफी कुछ आपने बताए हैं, जी सर। उनसे अलग कुछ ऐसा जो इनको प्रेरणा रूप में हो सकता है, तो आप बता सकते हैं इनको। सर यही है कि पेशेंस जो होते हैं, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर वो धैर्य आपने खो दिया, जी। तो वो धैर्य खोने के बाद आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, उसमें इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो जी। धैर्य को नहीं खोना है, चाहे आपके पास समय ज़्यादा हो चाहे कम हो, धैर्य को बनाए रखना है। ठीक है। तो धैर्य धैर्य मतलब पेशेंस इज द की सर। तो आपकी जो ये सफलता रही पूरी, ये सफलता की जो यात्रा रही है, शायद आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, सही से? सर सीरियसली सीरियस अगर फर्स्ट था, उससे बोले तो पहले शायद एक अटेम्प्ट और हुआ है। नहीं सर, वो मतलब ऐसा था कि पहली बार दिया है, हम्म, इसे देखते हैं कैसे देखते कैसा हैं होता कैसा है। है, फिर लेकिन दूसरी बार सीरियस कराया, दूसरी बार भी ऐसे कैसे देखते रहा? हैं। मतलब सीरियस जो था वो यही अटेम्प्ट था। सीरियस यही हाँ जी अटेम्प्ट सर। था। तो इसमें आपकी जो सफलता हुई, उस सफलता में क्या क्या आप इसको सफलता का श्रेय देना चाहेंगे, आप बताएं हमको। सर श्रेय मैं अपने माता पिता का देना चाहूँगा, बिल्कुल। जिनकी वजह से मतलब जैसे होता है कि घर वालों का सपोर्ट अगर आपको ना हो तो हाँ, आप तो कुछ कुछ नहीं कर अचीव नहीं कर सकते। सकते, नहीं ठीक कर बात है, सकते। ठीक बात तो घर वालों का काफ़ी सपोर्ट था, है। आपका बहुत सपोर्ट था, टीचर्स का बहुत सपोर्ट था, और एक अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन था कि करना है। करना कि मतलब एक नेट जेआरएफ मतलब है इतनी बड़ी चीज़ नहीं, परंतु जो टीचिंग होती है, पढ़ाने का मतलब शेयर करना, नॉलेज को शेयर करना, उसके लिए अगर आपको कोई वो चाहिए, तो सर जैसे टीचिंग टीचिंग में आपको क्या चाहिए था, एक बेस चाहिए होता है, और है। बेस के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। उस ठीक बात है। प्लेटफॉर्म के लिए आपको नेट जेआरएफ करना पड़ेगा, वो हम्म, ज़रूरी है। नेट जेआरएफ के बाद आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको, तब जाके आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। ठीक बात तो है। ये आपका मेरे लिए तो यही मोटिवेशन था सर, कि इसी मुझे आगे मोटिवेशन की वजह बढ़ना से। है, हाँ जी मुझे सर। करना है, जी मैं सर। कर सकता हूँ। जी सर। क्या कुछ और आप बताना चाहें हमारे श्रोताओं को कुछ? बस सर यही है कि तैयारी जो है, तैयारी में लगे रहो सर, हम्म, और धीरे धीरे करके सफलता मिल ही सफलता मिल ही जाएगी, मिल जाएगी ही सर। जाएगी। पेशेंस रखो, जो आपने पेशेंस बताया। रखें सर। ठीक है, हम दोबारा से आप लोगों की तरफ से और कनाद परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जी सर। और आगे के भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को कोई चीज़ें प्रश्न रह गए हों जिनको हम सूरज जी के सामने नहीं रख पाए हों, तो आप कमेंट्स के माध्यम से वो प्रश्न आप रख सकते हैं। तो आगे के जो साक्षात्कार होंगे, तो उन प्रश्नों को वहाँ पर आगे के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके सामने रखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। ओम शम। धन्यवाद सर।